So we'll continue with the next unit, unit number 4. मल्टीपल कंपार्टमेंट मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे इसमें, यानी मल्टीपल कंपार्टमेंट ओपन मॉडल। ओपन मॉडल मतलब यहाँ पे भी एक्सक्रीशन इन्वॉल्व होगा, एलिमिनेशन होगा ड्रग का। मल्टी कंपार्टमेंट यानी वहाँ पे हम सिर्फ एक कंपार्टमेंट पढ़ते थे, वहाँ पे ड्रग आईवी बोलस, आईवी इन्फ्यूजन, एक्स्ट्रावेस्कुलरली देते थे और एलिमिनेशन हो जाता था। लेकिन यहाँ पे अब हमारे दो कंपार्टमेंट हैं, ठीक है। तो एक कंपार्टमेंट जो मेरा सेंट्रल कंपार्टमेंट है जिसमें मैं ड्रग दूंगा, और जो आगे ड्रग देगा किसको, दूसरे कंपार्टमेंट को, यानी पेरिफेरल कंपार्टमेंट को। दूसरा मेरा पेरिफेरल कंपार्टमेंट, ठीक है। एक सेंट्रल कंपार्टमेंट है, एक पेरिफेरल कंपार्टमेंट है। अब यहाँ पे मैंने ड्रग दिया, ठीक है। वो मैं बाद में बात करूँगा ड्रग मैं कैसे दे रहा हूँ, इन्फ्यूजन से दे रहा हूँ, आईवी बोलस से दे रहा हूँ, या फिर एक्स्ट्रावेस्कुलर दे रहा हूँ। जब मैंने ड्रग दिया तो वो गया सेंट्रल कंपार्टमेंट में, ठीक है। पेरिफेरल में भी दे सकता हूँ, और वो वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा पेरिफेरल कंपार्टमेंट में। तो मैंने मान लिया ये है 1, ये है 2, ठीक है। तो यहाँ से ड्रग गया इस तरफ, तो यहाँ पे क्या इन्वॉल्व हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। अभी एब्जॉर्प्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जब मैंने ओकॉम में बात की थी तो आईवी बोलस, आईवी इन्फ्यूजन में एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व नहीं था, बट जब मैं एक्स्ट्रावेस्कुलरली ड्रग देता हूँ तो एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व हो जाता है। यहाँ पर क्या है, एब्जॉर्प्शन की बात नहीं हो रही है, लेकिन जब सेंट्रल कंपार्टमेंट से इस पेरिफेरल कंपार्टमेंट में जा रहा है तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व हो रही है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन यानी डिस्ट्रीब्यूटिव कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व होंगे, तो यहाँ पे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब एलिमिनेशन जो है वो या तो यहाँ से होगा या यहाँ से होगा। मैंने मान लिया सेंट्रल कंपार्टमेंट से ही हुआ है, ठीक है। सेंट्रल कंपार्टमेंट से हो रहा है तो यानी के ई, यानी यहाँ से मेरा एलिमिनेशन हो रहा है। पेरिफेरल से भी हो सकता है, ठीक है, याद रखना। तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन। अब यहाँ पर पेरिफेरल कंपार्टमेंट में गया, अगर एलिमिनेशन यहाँ से हो रहा है तो वो जो ड्रग यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होकर पेरिफेरल कंपार्टमेंट में गया वो वापस आएगा। तो यहाँ पे मुझे दो डिस्ट्रीब्यूटिव कांस्टेंट मिलेंगे, एक जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है 1 से 2 की तरफ, और दूसरा जो 2 से 1 की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो उसको मैं दे दूंगा 1 से 2 की तरफ, और दूसरा मैं नाम दे दूंगा K21, यानी वो 2 से 1 की तरफ जा रहा है, ठीक है। या फिर इसको मैं बोल दूंगा KCP, यानी सेंट्रल से पेरिफेरल और पेरिफेरल से सेंट्रल, ठीक है। अब यहाँ पर भी जो हम ड्रग देंगे, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ MCOM जो है हमारा, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ MCOM। ये भी हम दो तरह से देख सकते हैं, या तो हम इंट्रावेनसली दे दें या फिर हम एक्स्ट्रावेस्कुलरली दे दें। तो या तो मैंने दिया इंट्रावेनसली, इंट्रावेनस रूट से, दूसरा मैं दूंगा एक्स्ट्रावेनसली, यानी ईवी। ईवी में दो थे हमने पढ़े थे, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर, ठीक है। इंट्रावेनस में कैसे दे सकते हैं, आईवी बोलस और आईवी इन्फ्यूजन। आईवी बोलस में क्या करते हैं, सिंगल रैपिड शॉट, एक ही रैपिड शॉट में पूरा ड्रग जो है वो चला जाता है, और इन्फ्यूजन में धीरे धीरे जाता है। लेकिन ड्रग इज़ 100% बायो अवेलेबिलिटी, उसकी बायोलिटी 100% होती है, इसलिए यहाँ पे एफ इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे एक होगा एक्स्ट्रावेनसली में, जो एक्स्ट्रावेस्कुलर देते हैं, तो या तो वो जीरो ऑर्डर फॉलो करेगा या फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करेगा, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। अब यहाँ पे खुशी की बात यह है कि हमारे सिलेबस में सिर्फ आईवी बोलस है मल्टी कंपार्टमेंट्स में, तो हम सिर्फ यही पढ़ने वाले हैं। लेकिन क्या पढ़ने वाले हैं, MCOM आईवी बोलस, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे, अब यहाँ पे अगर आईवी बोलस है तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे दो ही एक्सपोनेंट इन्वॉल्व होंगे, एक डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपोनेंट्स और एक एलिमिनेशन एक्सपोनेंट। तो ये भी यहाँ पे हमारी जो है इक्वेशन आएगी वो बाई एक्सपोनेंशियल आएगी, मोनो एक्सपोनेंशियल नहीं आएगी।
अगर एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व होता, जैसे यहाँ पे हम ईवी में चले जाते, तो एब्जॉर्प्शन भी इन्वॉल्व होता, डिस्ट्रीब्यूशन भी इन्वॉल्व होता और एलिमिनेशन भी इन्वॉल्व होता, तो 3 एक्सपोनेंट्स आ जाते। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ आई वी बोलस है, तो बस इतना याद रखना आई वी बोलस में भी हमारे 2 एक्सपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये होगा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि होता क्या है मल्टीपल कंपार्टमेंट मॉडल्स में। एक सेंट्रल कंपार्टमेंट होता है, एक पेरिफेरल कंपार्टमेंट होता है, इसका डिफरेंस हम आगे देखते हैं। और क्या बोला मैंने, जब हम ड्रग देते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूट होता है सेंट्रल से पेरिफेरल और पेरिफेरल से सेंट्रल वापस आता है। ठीक है, ये बात याद रखना। और एक या तो सेंट्रल या पेरिफेरल से एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेशन होगा तो के ई इन्वॉल्व होगा, यानी एलिमिनेशन रेट्स कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद एम कॉम के टाइप्स देखें, इंट्रावेनस, एक्स्ट्रावेनसली, ठीक है, एक्स्ट्रावेस्कुलरली देते हैं जब हम, सॉरी, एक्स्ट्रावेस्कुलरली। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिर्फ आई वी बोलस पढ़ने वाले हैं, तो ये पेपर में आता है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ सबसे पहले सेंट्रल कंपार्टमेंट और पेरिफेरल कंपार्टमेंट डिफरेंस क्या है, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन में यही पूछा जाता है एम कॉम के बारे में बताओ, सबसे पहले डिफरेंस बताओ, पेरिफेरल कंपार्टमेंट और सेंट्रल कंपार्टमेंट डिफरेंस क्या है, उसकी इक्वेशन, आई वी बोलस के रिगार्डिंग इक्वेशन वगैरह सब कुछ, इक्वेशन जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन, इक्वेशन, मॉडल, डेरिवेशन, देन उसके पी के पैरामीटर्स। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सेंट्रल कंपार्टमेंट, पेरिफेरल कंपार्टमेंट। सेंट्रल कंपार्टमेंट जो होता है मेन कंपार्टमेंट होता है बिल्कुल सेंटर में, जिसको हम ड्रग देते हैं। ठीक है, मेनली तो ये जो होता है हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन होते हैं, जहाँ पे ड्रग रैपिडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, रैपिडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेंट्रल कंपार्टमेंट। यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे लो परफ्यूज्ड ऑर्गन होते हैं, यानी यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होती है। ठीक है, हम अपनी बॉडी की बात करेंगे तो जो हम ड्रग देते हैं, तो हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन कौन कौन से हो गए, जैसे हमारा हार्ट हो गया, किडनी हो गई, लंग्स हो गई, लिवर हो गया, एक्सेट्रा। ये जितने भी हमारे हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन्स हैं वो हमारे सेंट्रल कंपार्टमेंट है, यानी वहाँ पे ड्रग जा रहा है, तो यहाँ पे ड्रग रैपिडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पेरिफेरल कंपार्टमेंट में डिले डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए हम जो मल्टीपल कंपार्टमेंट मॉडल्स हैं इसको हम डिलेड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स भी बोलते हैं, डिलेड डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे क्या हमारे आएंगे पेरिफेरल कंपार्टमेंट में, हमारे एडिपोज टिश्यू हो गया, हमारे फैटी टिश्यूज़ हैं, मसल्स हो गई, एक्सेट्रा। ठीक है, जो हमारे लो परफ्यूज ऑर्गन है, तो ये हमारा डिफरेंस है इन दोनों का। ठीक है, बस याद रखना जो हमारे एम कॉम है इसको हम डिले डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और उसके बाद बस याद रखना यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी इन्वॉल्व है, एलिमिनेशन भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एडीएम ही पढ़ा था हमने, एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। जब मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन जुड़ते हैं तो उसको हम एलिमिनेशन बोलते हैं। जब डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन तीनों जुड़ जाते हैं तो बोलते हैं डिस्पोजिशन। तो यहाँ पे जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन है, तो ड्रग जो है वो रिवर्सिबली डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी पेरिफेरल से सेंटर में जाता है, सेंटर से पेरिफेरल में जाता है बार बार। ठीक है, लेकिन जो एलिमिनेशन है वो इरिवर्सिबल है, जब एक बार ड्रग बाहर गया तो वापस नहीं आता बॉडी में। ठीक है, तो ये याद रखना, जो एलिमिनेशन है वो इरिवर्सिबल है और डिस्ट्रीब्यूशन रिवर्सिबल। बाकी जो एलिमिनेशन है वो दोनों में से कहीं से भी हो सकता है, मेनली सेंट्रल कंपार्टमेंट से ही होता है, तो वो पॉइंट भी ऐड कर लेना। ठीक है, बस इतना याद रखना, हाईली परफ्यूज ऑर्गन, लो परफ्यूज ऑर्गन, रैपिड डिस्ट्रीब्यूट, डिले डिस्ट्रीब्यूट और इसकी एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब इसमें आ जाता है मॉडल के ऊपर और इसकी इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, बाकी इसमें पता है डेफिनेशन और डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है कि मल्टीपल कंपार्टमेंट मॉडल है, बाय एक्सपोनेंट इन्वॉल्व है, डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व है, एलिमिनेशन इन्वॉल्व है
ओपन मॉडल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक सेंट्रल कंपार्टमेंट होता है, एक पेरिफेरल कंपार्टमेंट होता है। सेंट्रल कंपार्टमेंट के बारे में लिख दिया, थोड़ा पेरिफेरल कंपार्टमेंट के बारे में लिख दिया। उसके बाद उसमें लिख दिया कि जो सेंट्रल कंपार्टमेंट है वो हाईली परफ्यूज ऑर्गन्स है, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रिवर्सिबल होता है। जितना कुछ पढ़ा अभी तक सब लिख देना है, एलिमिनेशन रिवर्सिबल होता है। तो ये आ गया हमारा डेफिनेशन में लिख के, उसको मॉडल बना के उसके बाद डिस्क्रिप्शन दे देना थोड़ा सा, ठीक है। मॉडल कैसे बनाना है, सिंपल, यहाँ पे एक सेंट्रल कंपार्टमेंट है जो हमने पहले बना दिया है। तो यहाँ पे अब एम.कॉम है, मल्टी कंपार्टमेंट में हम 2 कंपार्टमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको हम टी.कॉम भी बोलते हैं। मेरा पेरिफेरल कंपार्टमेंट है और ये मेरा सेंट्रल कंपार्टमेंट है। एम.कॉम में और सारे बहुत सारे होते हैं, मतलब पेरिफेरल कंपार्टमेंट बढ़ सकते हैं लेकिन सेंट्रल कंपार्टमेंट पे एक ही रहता है। तो एक डिफरेंस इसमें ये भी है कि जो सेंट्रल कंपार्टमेंट होता है वो हमेशा एक ही रहता है जिसके बीच में ड्रग जाता है। पेरिफेरल कंपार्टमेंट बढ़ सकते हैं, वैरी कर सकते हैं, मतलब एक के बाद एक आ सकता है कि इससे और लो परफ्यूज ऑर्गन है और परफ्यूज ऑर्गन है। अब यहाँ पे जो हम ड्रग दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं, IV बोलस। हमारे सिलेबस में क्या है, IV बोलस यानी सिंगल रैपिड शॉट। तो ये भी आ जाएगा इसकी डेफिनेशन में, डिस्क्रिप्शन में ही, जब वो टी.कॉम IV बोलस के बारे में बात करेगा। तो यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ। तो ये मेरा टी.कॉम है। एम.कॉम की बात हो गई, एम.कॉम के लिए हमने बना दिया था अगर 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल IV बोलस। टी.कॉम IV बोलस लिख देगा वो, तो लिख देना। टी.कॉम IV बोलस में सिंगल रैपिड शॉट इन्वॉल्व होता है। वन सिंगल रैपिड शॉट। ठीक है, ये है हमारा सेंट्रल कंपार्टमेंट, उसको मैं सी लिख देता हूँ। और ये है मेरा पेरिफेरल कंपार्टमेंट, उसको मैं पी लिख देता हूँ, ठीक है। अभी के लिए लिख रहा हूँ सी, सेंट्रल कंपार्टमेंट पूरा लिख देना। मैंने मान लिया ये 1 है और ये मेरा 2 है, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे 3 आने वाले हैं। एक तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टेंट 1 से 2 की तरफ, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टेंट 2 से 1 की तरफ, और एक मेरा एलिमिनेशन कॉन्स्टेंट ये ई, ठीक है। तो ये मेरा ऐसे डायग्राम बन जाएगा। ये क्या है, हमारा मॉडल, ठीक है। डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन बता दिया मैंने। अब जाते हैं इक्वेशन की तरफ, थोड़ा समझते जाएंगे और इक्वेशन को लिखते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले सेंट्रल कंपार्टमेंट में क्या हो रहा है, सेंट्रल कंपार्टमेंट में ड्रग दिया, एकदम रैपिड शॉट, सिंगल रैपिड शॉट, मतलब एकदम से यहाँ पे जो ड्रग की कंसनट्रेशन है ज़्यादा है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा है कंसनट्रेशन। फिर वो डिक्लाइन होने लगी धीरे धीरे, लेकिन वो क्या हो रहा है, पेरिफेरल में भी जा रहा है और एक्सक्रीशन में भी जा रहा है। तो मतलब जब वो पेरिफेरल में गया, यहाँ से वो यहाँ पे गया, तो धीरे धीरे कम हो रहा था। फिर यहाँ से वापस आया, फिर वो यहाँ से एलिमिनेट होने लगा, तो फिर तेज़ी से कम होने लगा। तो मतलब पहले जो था वो धीरे धीरे कम हो रहा था क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था पेरिफेरल में भी, फिर वो एकदम से कम हो गया। ये हो गया मेरा सेंट्रल कंपार्टमेंट के बारे में। तो सेंट्रल कंपार्टमेंट में क्या होगा, तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे सेंट्रल कंपार्टमेंट। ठीक है, तो ये सेंट्रल कंपार्टमेंट के लिए मतलब ये कंसंट्रेशन है और ये टाइम। तो यहाँ पे इसको हम 2 तरह में बांटते हैं। तो यहाँ पे एक पहले आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव फेस, और दूसरा आएगा पोस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव फेस। जब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, सबसे पहले एक सडन डिक्लाइन होगा, ठीक है, एकदम से डिक्लाइन होगा क्योंकि वो पेरिफेरल में गया, फिर वो पेरिफेरल से वापस आने लगा। तो मतलब वो जो है वहाँ पे एक इक्विलिब्रियम अचीव हुआ, उसको बोलते हैं सूडो डिस्ट्रीब्यूशन इक्विलिब्रियम। लेकिन फिर साथ साथ में एलिमिनेट भी होना चालू हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद जब पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन फेज लगता है, तो वहाँ से ड्रग एलिमिनेट आउट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर
एलिमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, यहाँ पर हमारा जो ड्रग है वो सीडो डिस्ट्रीब्यूशन इक्विलिब्रियम में है। तो ठीक है, ये हमारा सेंट्रल कंपार्टमेंट के बारे में आपको याद रखो। दूसरा हमारा पेरिफेरल कंपार्टमेंट के बारे में, तो मेरा सेंट्रल कंपार्टमेंट के बारे में। ये ग्राफ की वजह से बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने मान लिया मैंने यहाँ पे इंजेक्शन दिया, ठीक है, इंजेक्शन दिया, यहाँ पे एकदम से भर गया, यहाँ पे तो फटाफट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो मतलब यहाँ पर अब धीरे धीरे वो कम हो रही थी कंसंट्रेशन। तो कहाँ जा रही थी, पेरीफेरी में जा रही थी। तो पेरीफेरी में शुरू में तो इनिशियल कंसंट्रेशन 0 है, पर धीरे 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 वो बढ़ने लगी, ठीक है, बढ़ रही है। बढ़ने के बाद एक ऐसी स्टेज आएगी जब वो पूरा भर जाएगा, उसके बाद यहाँ से वापस निकलने लगेगा, या फिर वो यूज़ करके एलिमिनेट होने लगेगा। एलिमिनेट ये करे ये करे, मतलब यहाँ से निकलना भी एक तरह का एलिमिनेशन ही है, ठीक है, पेरिफेरल से। तो उसके बाद एलिमिनेशन होना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो सेंट्रल कंपार्टमेंट है, जो पेरिफेरल कंपार्टमेंट में पहले इनिशियल कंसंट्रेशन थी 0। तो जब ये इक्विलिब्रियम अचीव होता है, मतलब यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम बनता है, यानी इसने और इसने अब कंसंट्रेशन इक्वल हो गई है लगभग, फिर यहाँ से एलिमिनेशन शुरू हो जाता है। तो तब तक यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है। ये नीचे जो बात हो रही है वो सेंट्रल कंपार्टमेंट की बात हो रही है। जब इसके हम ग्राफ लग बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले 0 होगा, फिर वो बढ़ेगा, मैक्सिमम कंसंट्रेशन अचीव करेगा सी मैक्स, और फिर गिर जाएगा। 0 नहीं होगा, लेकिन कम होने लगेगा ब्लड में। तो ये हमारा सी है, और ये टी। ये किसके लिए, पेरिफेरल कंपार्टमेंट के लिए। अब वही हम ये बात यहाँ पे करते हैं, तो क्या हो जाता है, सिंपल वो इस तरीके से आता है, और इसकी बगल बगल से इस तरीके से कम होता रहता है, ठीक है। तो ये नीचे वाली जो बात है वो हमारी पेरिफेरल कंपार्टमेंट की हो रही है, ये सेंट्रल कंपार्टमेंट की हो रही है। तो यहाँ पर भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव फेस है, ये वाला, ठीक है, ये वाला इतना डिस्ट्रीब्यूटिव फेस है। यहाँ पे ये सेंट्रल कंपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये पेरिफेरल कंपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, और फिर दोनों से एलिमिनेट आउट होने शुरू हो जाता है। तो ऊपर वाला जो है वो सेंट्रल कंपार्टमेंट के लिए, नीचे वाला हमारा पेरिफेरल कंपार्टमेंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो नीचे वाला ग्राफ है ये मेरा पेरिफेरल कंपार्टमेंट के लिए, यानी पी, और ये वाला सी। बस याद रखना ये वाली जो है ये कंसंट्रेशन, ठीक है। ठीक है, और ये है मेरा सी, यानी सेंट्रल कंपार्टमेंट के लिए, मुझे पेरिफेरल कंपार्टमेंट के लिए। तो सेंट्रल कंपार्टमेंट में क्या हो रहा है, सडन डिक्लाइन हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव फेज में, फिर वो एक इक्विलिब्रियम अचीव होता है, जिसको बोलते हैं सीडो डिस्ट्रीब्यूशन इक्विलिब्रियम, और फिर वो एलिमिनेट आना शुरू हो जाता है। पेरिफेरल कंपार्टमेंट में क्या होता है, वो पहले 0 होता है, फिर वो बढ़ता है, एक सीमैक्स से चेंज करता है, उसके बाद वो एलिमिनेट होना शुरू हो जाता है। तो सेंट्रल और पेरिफेरल कंपार्टमेंट के बारे में लिख देना, उसके बाद इसकी इक्वेशन पे आ जाते हैं। अब इक्वेशन कैसे लिखनी है, ठीक है। तो ये इसका मॉडल, मतलब मॉडल को देखकर ही पता चलेगा। तो इक्वेशन में आते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, डी सी बाई डी टी। तो सबसे पहले मैं सेंट्रल कंपार्टमेंट के लिए निकाल देता हूँ। ये भी साथ में ही निकालूंगा, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, मैं इसे जूम करता हूँ यहाँ पे, कि ई निकल रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। तो अब निकालना कैसे, इक्वेशन कैसे बनानी है, तो सबसे पहले मैं सेंट्रल कंपार्टमेंट के लिए निकाल देता हूँ। तो डी सी बाई डी टी, लेकिन सी किसका, सेंट्रल कंपार्टमेंट का। तो सेंट्रल कंपार्टमेंट में जो हमारी कंसंट्रेशन है कैसे चेंज हो रही है, तो हम क्या देखेंगे, कितना हमारा ड्रग जो है वो आ रहा है, कितना जा रहा है, यानी इन रेट ऑफ आउट। ये तो पहले की क्वेश्चन है ना, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड पे। तो डी सी बाई डी टी होता है रेट ऑफ इन माइनस रेट ऑफ आउट। अब आ क्या क्या रहा है यहाँ पे, पेरिफेरल कंपार्टमेंट से ये यहाँ सेंट्रल कंपार्टमेंट में क्या आ रहा है, वो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि सिंगल रैपिड शॉट एक में ही आ गया। अभी क्या आ रहा है, K21, मतलब ये आ रहा है पेरिफेरल कंपार्टमेंट से आ रहा है, तो इज इक्वल टू K21 आ रहा है, और क्या आ रहा है, कंसनट्रेशन, कुछ कंसनट्रेशन है जो सी पी आ रहा है, कंसनट्रेशन सी। जो कंसनट्रेशन इन सेंट्रल कंपार्टमेंट में सी सी लिखेंगे, और जो कंसनट्रेशन इन पी पेरिफेरल में है वो पी लिखेंगे। तो क्या हो रहा है, आ क्या रहा है सेंट्रल कंपार्टमेंट में,
पेरिफेरल कंपार्टमेंट से वो डिस्ट्रीब्यूटेड जो ड्रग इसने दिया था वही वापस आ रहा है, तो वो आ रहा है, निकल क्या रहा है, माइनस इसको कांस्टेंट K12 निकल रहा है, कंसंट्रेशन क्या है यही सी निकल रही है, तो हो जाएगा Cc माइनस, और क्या निकल रहा है, Ke निकल रहा है। यहाँ से कौन सी कंसंट्रेशन निकल गया, यही वाली Cc वाली। बस इतना याद रखना, इतना याद रखा तो पूरी इक्वेशन सॉल्व हो गई। ठीक है, क्या है ये है मेरा पेरिफेरल कंपार्टमेंट। पेरिफेरल कंपार्टमेंट से आ रहा है सेंट्रल कंपार्टमेंट, और ये एलिमिनेट हो रहा है सेंट्रल कंपार्टमेंट से ही, और ये वाला सेंट्रल कंपार्टमेंट से ही जा रहा है पेरिफेरल में। ठीक है, तो ये होगा मेरा सेंट्रल कंपार्टमेंट के लिए। अब मुझे सी की टर्म्स में नहीं लिखना है, मुझे एक्स की टर्म्स में लिखना है, तो आई नो यहाँ पे मैं जानता हूँ, अगर मैं लिख देता हूँ वी डी क्या होता है एक्स बाय सी, तो बस ये इक्वेशन यूज़ कर देनी है, सी की जगह पे एक्स लिख देना है, तो यहाँ पे मेरा सेंट्रल कंपार्टमेंट के लिए सिंपल सा आ जाएगा डी सी सी बाई डी टी इज इक्वल टू, बस ये जो एक्सपोनेंट्स है ना ये ज़रूरी याद रखेगा, K21 डॉट सी के लिए क्या आ जाएगा एक्स बाई वी डी, हो जाएगा एक्स पी अपॉन, अब यहाँ पे जो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है सबका अलग अलग है, पेरिफेरल का अलग है, वो सेंटर का अलग है, तो वी पी लिख दूँगा, पेरिफेरल का तो पेरिफेरल का लिख दूँगा, माइनस K12 सी सी अपॉन वी सी, ठीक है, माइनस के ई, तो यहाँ पे सी की बात हो रही है, सॉरी सी की बात हो रही है ना, तो सी को चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा एक्स अपॉन वी, तो एक्स सी अपॉन वी सी, सेम यहाँ पे भी सी को चेंज करेंगे तो एक्स सी अपॉन वी सी। ज़्यादा कंफ्यूज होता है तो इस सी को भूल जाओ, सबसे पहले पहले सिर्फ लिख दो सी तीनों में। सी का फॉर्मूला क्या है एक्स अपॉन वी डी, एक्स अपॉन वी डी, एक्स अपॉन वी डी, एक्स अपॉन वी डी। अब पहले क्या है यहाँ पे सेंट्रल में पेरिफेरल से आ रहा है तो पी पी लिख दिया, पी पी जा कहाँ रहा है सेंट्रल से ही जा रहा है तो सी से लिख दिया। ठीक है, तो होगा मेरा सेंट्रल कंपार्टमेंट के बारे में। और क्या पेरिफेरल कंपार्टमेंट के बारे में, फॉर पेरिफेरल कंपार्टमेंट तो भी सेम ही है, बस इस तरीके से रिलेट करना है। तो मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ, पेरिफेरल कंपार्टमेंट में क्या हो रहा है, ये पेरिफेरल कंपार्टमेंट है, इसमें क्या चीज़ है जो आ रही है और क्या जा रहा है, तो आ क्या रहा है K12, लिख दूंगा डी सी पी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आ रहा है K12 आ रहा है, कहाँ से आ रहा है सी से आ रहा है, और क्या ये दे रहा है, ये दे रहा है अपना K21 इन एंड आउट है ना, तो आ रहा क्या क्या K12 सी से आ रहा है, K21 जा रहा है यहाँ से, कहाँ से जा रहा है पी से जा रहा है, तो सी पी से जा रहा है। ठीक है, सेम उसको भी उसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा मेरा, जस्ट अ सेकेंड, ये मेरा बन जाएगा डी सी पी बाई डी टी इज इक्वल टू K12, वही सेम सी को क्या लिखेंगे एक्स बाई डी, लिख देंगे एक्स बाई वी, वी मतलब वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन वी डी, एक्स बाई वी माइनस K21 एक्स बाई वी। अब एक्स किसका सी का, तो सी यहाँ पे पी का, तो पी क्योंकि वो डेरिवेशन पूछता है इसलिए ये याद रखनी है, नहीं तो मैं सीधा इक्वेशन बता देता हूँ क्या आने वाली है आगे। ठीक है, तो इतना याद रख देना। ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो अब इतना बस याद रखना है, बस उसके बाद सीधा मेन इक्वेशन याद रखनी है कि हमने इसको इंटीग्रेट किया इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को, और हमें जो सी है और सी पी है उसकी में फॉर्म मिल गई। तो ये मेरी इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो मैं सीधा इंटीग्रेटेड फॉर्म लिखूंगा आगे कि इन दोनों इक्वेशंस को मैंने इंटीग्रेट कर दिया और मुझे ये मिल गया। ठीक है, फिर अगर हमें हाइब्रिड कांस्टेंट वो सब निकालने हैं। ठीक है, तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो सेंट्रल कंपार्टमेंट के लिए मिल जाएगी इक्वेशन और एक पेरिफेरल कंपार्टमेंट के लिए मिल जाएगी, बस उसको रट्टा लगा देना है
इस तरह से करके वही सब चिपके आ जाना, उसको डब्बा बना के अच्छे से कि हाँ हमें अच्छे से आता है। तो सी सी के लिए क्या आ जाएगा, सी सी इज इक्वल टू एक्स नॉट एक इनिशियल कंसनट्रेशन है अपॉन वी सी इज़ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सेंट्रल कंपार्टमेंट, वो आ जाएगा। सेम पेरिफेरल कंपार्टमेंट के लिए क्या आ जाएगा, रिलेट करके याद रखेंगे तो याद रहेगा। पेरिफेरल कंपार्टमेंट के लिए क्या आ जाएगा, सी पी सेम एक्स नॉट दोनों में सेम रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा वी पी, यानी वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरिफेरल कंपार्टमेंट। अब यहाँ पे हमने देखा था जो सेंट्रल कंपार्टमेंट है उसमें जो आ रहा था हमारा सेंट्रल कंपार्टमेंट है और ये मेरा पेरिफेरल कंपार्टमेंट है। इसको मैंने माना था 1, इसको मैंने माना था 2, तो ये था K12 और K21। अब इसमें जो आ क्या रहा है, 21 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा K21 माइनस अल्फ़ा, ठीक है, अगेन माइनस अल्फ़ा नीचे, ई की पावर माइनस अल्फ़ा टी, ठीक है। K21 माइनस अल्फ़ा, तो नीचे देगा बीटा माइनस अल्फ़ा। ये अल्फ़ा और बीटा में बताता हूँ आगे क्या है, ये हाइब्रिड कांस्टेंट है जो हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। तो K21 क्योंकि यहाँ पे एंट्री कहाँ से हो रही है 21 से, इसमें आ गया है 21, तो 21 माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा, याद रखना ई माइनस अल्फ़ा टी, ई माइनस अल्फ़ा टी, ये रेज़ टू पावर माइनस अल्फ़ा टी, अगेन प्लस सेम चीज़ वही K21 लिख के, अब अल्फ़ा से माइनस किया था, बीटा से माइनस कर देंगे, ऊपर बीटा से माइनस किया तो नीचे भी बीटा से माइनस कर देंगे, किसको माइनस कर देंगे, अल्फ़ा को, तो अल्फ़ा माइनस बीटा आके यहाँ पे लिखा था ई माइनस अल्फ़ा टी, यहाँ लिख देंगे ई माइनस बीटा टी, कन्फ्यूज़ ना हो इसलिए मैंने इसको ग्रीन ब्रैकेट में रख दिया, ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया सेंट्रल कंपार्टमेंट के लिए। पेरिफेरल कंपार्टमेंट के लिए क्या रखना है, सिंपल सेम टू सेम रखना है, बस K21 को K12 कर देना और ये ऊपर वाले टर्म गैप कर देना, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा गैप कर देना है, तो सिंपल आ जाएगा यहाँ पे K21 बीटा माइनस अल्फ़ा ई की पावर माइनस अल्फ़ा टी, ये चीज़ सेम रहेगी, प्लस के सॉरी 21 वहाँ पे था ना, पेरिफेरल कंपार्टमेंट में क्या आ रहा है 1 2 आ रहा है, तो K12 बस यहाँ पे अल्फ़ा माइनस नहीं करेंगे, सिंपल वैसे रखेंगे K12, अब हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा ई की पावर माइनस बीटा टी, ठीक है। इसको लग रख में रख देना ताकि दिखे कि ये अलग है, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें अच्छे से याद करनी है, अच्छे से रट लेनी है। पहले K21 में से अल्फ़ा माइनस करेंगे क्योंकि वो उसमें आ रहा है इन माइनस अल्फ़ा, और ये जो एक्सपोनेंट है उसमें भी माइनस अल्फ़ा लिख देंगे सेम। अब उसमें बीटा माइनस करेंगे, जो ऊपर माइनस करें वो नीचे माइनस करेंगे, तो बीटा माइनस कर रहा है तो अल्फ़ा से माइनस कर दो, याद रखने के लिए बता रहा हूँ, अगर ऐसे रट्टा लगा सकते हो पूरा से लगा दो। जो सेंट्रल कंपार्टमेंट के लिए वो है एक्स नॉट अपॉन वी सी, पेरिफेरल के लिए एक्स अपॉन वी नॉट। K21 माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा ई बार माइनस अल्फ़ा टी, सेम अब अल्फ़ा बीटा को चेंज कर देना है, तो K21 माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है, ई की बार माइनस बीटा। रही बात पेरिफेरल की, तो उसमें ये ऊपर वाली टर्म ही गायब कर देनी, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा गायब भी कर देना, और जो कांस्टेंट है वो रखना है जो उसमें आ रहा है, जैसे पेरिफेरल में पेरिफेरल है सेंटर है, तो पेरिफेरल में 1 2 आ रहा था, तो 1 2 1 2 लिख दिया। तो ये हमारा दोनों इक्वेशन है, इसको अच्छे से डब्बा बना लेना वहाँ पे कि हाँ ये हमने इक्वेशन डिराइव कर दिया। अब इसी इक्वेशन से हम जो हमारे हाइब्रिड कांस्टेंट है, अब यहाँ पे बात आती है हाइब्रिड कांस्टेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो K12 है K21 है, ये हमारे माइक्रो कॉन्स्टेंट्स, ये ट्रांसफ़र कॉन्स्टेंट्स, इसको नाम दिया गया है, नहीं तो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है। दूसरे जो हमारे अल्फ़ा और बीटा है ये हमारे हैं हाइब्रिड कांस्टेंट्स, जो हम आगे मेथड ऑफ रेसिड्यूल से फाइंड करेंगे अल्फ़ा एंड बीटा को, क्योंकि वहाँ पे जैसे हमें पीके पैरामीटर डिफाइन करने को बोलता है, यहाँ पे पीके पैरामीटर फाइंड करने को बोलता है, तो यहाँ पे जो पीके पैरामीटर नहीं हुआ है वो अल्फ़ा एंड बीटा है, मतलब वो हम निकाल देते हैं हाइब्रिड कांस्टेंट। बाकी वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, हाफ लाइफ, क्लियरेंस, वो सब लिख देना, के ई वगैरह ऑल स्टफ सब लिख देना। यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फ़ा एंड बीटा,
एक्स नॉट क्या है, इनिशियल आईवी बोलस डोज। ठीक है, वैसे यहाँ पे याद रखना जो अल्फ़ा है वो रिप्रेजेंट करता है, और बीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, अल्फ़ा रिप्रेजेंट करता है जब शुरू में हम देते हैं ड्रग आईवी बोलस तो वो सेंट्रल कंपार्टमेंट में फटाफट डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो हो जाएगा रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद वो पेरिफेरल में जाता है, पेरिफेरल में होने के बाद वापस आता है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे स्लोली एलिमिनेट होता है, तो बीटा वहाँ पे स्लोली एलिमिनेशन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यही है इसका। सबसे पहले हमने टी कॉम में क्या देखा, उसकी मॉडल देख लिया, उसमें डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन, उसकी इक्वेशन देख ली, इक्वेशन को कैसे कैसे डिटरमाइन करना है सेंट्रल कंपार्टमेंट के लिए, पेरिफेरल कंपार्टमेंट के लिए, ये हमारे हाइब्रिड कांस्टेंट है, हमारे मैक्रो कांस्टेंट्स है। अब अल्फा और बीटा को डिटरमाइन करना है बाय द मेथड ऑफ रेसिडुअल्स। ग्राफ भी देख लिया, ग्राफ कैसे बनाना है, सिंपल, मैं छोटा सा बना देता हूँ। पहले बिल्कुल थोड़ी सी कंसंट्रेशन एकदम रैपिड डिक्लाइन होता है, एंड देन वो स्लो हो जाता है कुछ इस तरीके से, ऐसे हो जाता है, फिर बिल्कुल ऐसे आएगा, एंड देन वैसे हो जाएगा। जो पेरिफेरल होता है वो पहले बिल्कुल थोड़ा सा होता है, और फिर इसके साथ साथ डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पेरिफेरल का और ये सेंट्रल का, तो ये हमारा ग्राफ है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। अब देख लेते हैं हाइब्रिड कांस्टेंट को कैसे डिटरमाइन करना है बाय द मेथड ऑफ रेसिड्यूल। अगर वो पीके पैरामीटर वगैरह इसके बारे में डिटेल पूछेगा तो उसमें हाइब्रिड कांस्टेंट को भी डिटरमाइन कर लेना। ठीक है, वो इजी है, बल उसमें क्या करना है, वही एक्स्ट्रापोलेट करना है, एक को इग्नोर करना है, दूसरे की वैल्यू निकालनी है, और रेसिडुअल वॉल्यूम से हम निकाल देंगे अल्फा और बीटा को। अब बस ये याद रखना, ये फॉर्मूले याद रखने, इसको डब्बा बना के वहाँ पे लिख देना है, अच्छे से 2-3 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। एक्स न अपॉन वी टी, एक्स अपॉन वी पी के 25 माइनस अल्फा, यहाँ पे वो माइनस अल्फा और माइनस बीटा कैंसिल कर देना है, यस यस। ठीक है, तो हम यहाँ पे हाइब्रिड कांस्टेंट डिटरमाइन करेंगे बाय द मेथड ऑफ रेसिड्यूल्स। अल्फा एंड बीटा बाय द मेथड ऑफ रेसिड्यूल्स, जो हमने देखा था। ठीक है, तो सिंपल हमारे पास इक्वेशन है, तो हम सेंट्रल कंपार्टमेंट वाली ले लेते हैं। सी सी क्या आता है हमारे पास, सी सी इज इक्वल टू एक्स नॉट अपॉन वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन विद रेफरेंस टू सेंट्रल कंपार्टमेंट। ठीक है, और फिर ब्रैकेट में आता है हमारे पास, अब यहाँ पे सिंपल बता देना, ये हमारा सेंट्रल कंपार्टमेंट, ये हमारा पेरिफेरल कंपार्टमेंट। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, ये 1 है, ये 2 है, के 1 2 के 2 1, सेंटर में क्या आ रहा है, 2 1 आ रहा है, तो के 2 1, सबसे पहले तो अल्फ़ा माइनस होगा, जो ऊपर माइनस होगा वही नीचे माइनस होगा, बच क्या गया बीटा, बीटा से माइनस हो जाएगा। ठीक है, ई की पावर माइनस अल्फ़ा टी। ठीक है, सेम यही बात प्लस में लिखनी है, अब अल्फ़ा को माइनस करते हैं, बीटा को माइनस करेंगे, बीटा ऊपर माइनस हो रहा है वही नीचे माइनस होगा, किससे माइनस होगा, अल्फ़ा से माइनस होगा, ई माइनस बीटा टी। ठीक है, खिचड़ी ना बन जाए इसलिए मैं इसको इस तरीके से पैकेट में रख रहा हूँ। अब क्या करूँगा मैं, सिंपल जैसे मैंने पहले किया था, अब जब मैं इस ब्रैकेट को खोलूँगा तो एक्स नॉट अपॉन वी सी इसके साथ भी आएगा, और एक्स नॉट अपॉन वी सी इसके साथ भी आएगा, तो मैंने मान लिया सी सी है, ये ए है, ये पूरा ए, ई माइनस अल्फ़ा टी प्लस ये पूरा, और एक्स नॉट अपॉन वी सी इज बी, ई माइनस बीटा टी। बस इसमें एक पॉइंट यही ऐड करना है कि ए क्या है और वी क्या है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड पे, ए इज इक्वल टू एक्स अपॉन अपॉन वी सी के 21 माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा, सिंपल। मैं साइड बाई इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एक ही पेज में कंप्लीट हो जाएगा, हाँ आपको पेज भरना है तो आराम से लिखना, के 21 माइनस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, इस तरीके से। अब होगा क्या यहाँ पे, सिंपल मैं यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेट करूँगा, तो मैंने मान लिया कि इनिशियली ये था पहले, अब क्या हुआ, इनिशियली जब हम बात करते हैं हमारे ग्राफ की,
तो कुछ इस तरीके से होता है, इनिशियली रैपिड डिक्लाइन होता है और फिर वो कुछ इस तरीके से डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो मतलब जो रैपिड डिक्लाइन हो रहा है तो मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रैपिड हो रहा है, ठीक है। तो इनिशियल डिक्लाइन ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर रैपिड। ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन मोर रैपिड। मैंने बताया था यहाँ पे जो अल्फ़ा है वो रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है और जो बीटा है वो स्लो एलिमिनेशन को। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन मोर रैपिड है और एलिमिनेशन बहुत कम है। जो एलिमिनेशन है वो बाद में जो एलिमिनेशन हो रहा है वो बहुत ही कम तरीके से हो रहा है। मतलब इनिशियली में जो अल्फ़ा है वो बहुत 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 ज़्यादा है बीटा से। तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, तो मतलब जो e की पावर माइनस अल्फ़ा टी है वो अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो मतलब पीछे का बच जाएगा मेरे पास सी, जो एक्स्ट्रापोलेट वाला सी है मेरे पास वो बच जाएगा b इज इक्वल टू b माइनस, तो यहाँ पे मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी। जब मैं इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो बन जाएगा लॉग c। मतलब मैंने एक्स्ट्रापोलेट किया इसको क्योंकि इनिशियली बात कर रहा हूँ ना मैं। तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रापोलेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो एक्स्ट्रापोलेट वाला डाटा हो जाएगा। तो जो यहाँ पे जो पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे ये क्या है, एक्स्ट्रापोलेट वाला लॉग की टर्म्स में लॉग सी। तो ये हो जाएगा लॉग सी एक्स्ट्रापोलेट वाला, ठीक है। लॉग सी इज इक्वल टू लॉग बी, लॉग एम इंटू एन है सिंपल देगा लॉग बी प्लस हो जाएगा, लेकिन ये बाहर आ जाता है तो माइनस बीटा टी अपॉन 2.303। कहने का मतलब ये है जो यहाँ पे मुझे ये वाली स्लोप मिल रही है ये क्या आ रही है मेरी, ये आ रही है माइनस बीटा अपॉन 2.303। यानी मेरी स्लोप यहाँ पे क्या मिल रही है मेरे को, बीटा की वैल्यू निकल गई। बीटा की वैल्यू क्या निकल गई, -2.303 इंटू स्लोप। तो मेरा एक तो टर्म निकल गया। और सिंपल अल्फ़ा कैसे निकालूंगा इसको, रेजिडुअल जो कंसिडरेशन है वो निकाल के। रेजिडुअल कंसिडरेशन में क्या होता है, एक्स्ट्रापोलेट से माइनस कर देते हैं। मतलब जो जो इक्वेशन है इक्वेशन 1 इसको माइनस कर दूंगा इक्वेशन 2 से। तो ये यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट है ये मेरी इक्वेशन 2। दिस विल बी माई इक्वेशन 1, दिस विल बी माई इक्वेशन 2, ठीक है। तो अभी मैंने बीटा की वैल्यू निकाल दी। अब अल्फ़ा की वैल्यू क्या करूँगा मैं, इसको इससे माइनस कर दूंगा, बिल्कुल जैसे मैंने मेथड रेसिड्यूल किया था फॉर द ओकॉम एक्स्ट्रावेस्कुलर के लिए। तो यहाँ पे सिंपल इसको इससे माइनस करूँगा तो ये कट जाएगा, तो ए माइनस अल्फा टी, तो अल्फ़ा की वैल्यू भी आ जाएगी। तो मैं इसी बेस पे कर रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो। तो यहाँ पर जो मेरा दूसरा ग्राफ बनेगा तो इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू आ जाएगी वो देगी माइनस अल्फ़ा अपॉन 2.303। ये माइनस बीटा अपॉन 2.303 और माइनस अल्फा अपॉन 2.303 कुछ इस तरीके से याद रखना। तो जाएगा सी आर, सी एक्स्ट्रापोलेट माइनस सी आर क्या हो जाएगा, इसको इससे माइनस किया तो ये वाला कट जाएगा, माइनस माइनस ये आ जाएगा। यहाँ पे सी से सी एक्स्ट्रापोलेट वाला कटेगा, ठीक है। ये वाला इससे तो ये माइनस ये प्लस प्लस माइनस कट जाएगा, माइनस अल्फा टी।
तो लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो लॉग सी आर क्या हो जाएगा, लॉग ए माइनस अल्फ़ा टी अपॉन 2.303, यहाँ पे हो जाएगा वाई सी माइनस एम एक्स। ठीक है, एक्स क्या है, टाइम है, सिंपल। जो ये है पॉइंट, इस पॉइंट पे जो जो है लॉग ए, जो पहले हमने किया था वो सिंपल है। बस यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे जो हमारा बीटा है वो कैसे हमने निकाला, बीटा इज इक्वल टू -2.303 इंटू द स्लोप। सेम यहाँ पे अल्फ़ा कैसे निकाल दिया, वही जब उसको हमने वो किया अल्फ़ा -2.303, तो अल्फ़ा भी आ गया -2.303 इंटू द स्लोप। तो यहाँ पे जो मेरे हाइब्रिड कांस्टेंट मैंने दोनों निकाल दिए, लेकिन स्लोप अलग है, ये वाली स्लोप से अल्फ़ा निकलेगा, वाली स्लोप से बीटा निकलेगा। ठीक है, बाकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियरेंस, वो सब लिख देना कि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला क्या है, एक्स बाई सी है। क्लियरेंस क्या है, इट इज़ द रेट ऑफ एक्सक्रीशन अपॉन द प्लाज्मेटिक कॉन्सेंट्रेशन। तो फार्माकोकाइनेटिक जितने भी पीके पैरामीटर्स हैं वो सब आ जाएंगे। टी आप पता है 0.693 अपॉन के हाफ के ई। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिख देना कि जो बीटा है ना, बीटा इज़ एलिमिनेशन, तो मतलब जो के ई है वो हम बीटा के उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्लियरेंस है वो इस तरीके से आ जाएगा, के ई वी डी होता है तो हो जाएगा बीटा इंटू वी डी। ठीक है, एलिमिनेशन तो पता ही है। और जो टी हाफ है वो क्या हो जाएगा, 0.693 अपॉन बीटा, क्योंकि यहाँ पे बीटा जो है वो क्या है, एलिमिनेशन, हाइब्रिड कांस्टेंट एलिमिनेशन के लिए, तो वो यहाँ पे के ई की तरह। तो मतलब हमने पी के पैरामीटर जो हमने अल्फ़ा बीटा निकाला वो यही है, और जो अल्फ़ा है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। ठीक है, अल्फ़ा इज़ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। एब्जॉर्प्शन तो इन्वॉल्व नहीं था, तो इसलिए एब्जॉर्प्शन के लिए कांस्टेंट ही नहीं था। तो हमारे पी के पैरामीटर कौन कौन से हो गया, अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, टी हाफ हो गया, क्लियरेंस हो गया। क्लियरेंस क्या हो गया, के इंटू वी डी। तो उसका सिंपल फॉर्मूला लिख देना, जो क्लियरेंस है वो हमारा क्या है, टी हाफ इज 0.693 अपॉन बीटा। ठीक है, तो इतना ही है हमारा टी कॉम में। ठीक है, दिख रहा है ना। अब यूनिट 4 के अंदर जो हमारा लास्ट पार्ट है वो है मल्टीपल डोज रेजिमेंट, छोटा सा पार्ट है। ठीक है, तो हमने देखा ये हमारा होता है एक कंसंट्रेशन प्रोफाइल का प्रोफाइल। ठीक, कंसंट्रेशन टाइम कर्व। अब क्या होता है जब हमारा जो ड्रग है, जब हमको ड्रग देते हैं, जब हम इनिशियल कंसंट्रेशन दे रहे हैं, तो मतलब वो ये ग्राफ फॉलो कर रहा है इनकेस। तो यहाँ पे एक मिनिमम कंसंट्रेशन होती है जहाँ पे वो थेरेपेटिक इफेक्ट देता है, और एक मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है जहाँ तक वो थेरेपेटिक इफेक्ट देता है। ठीक है, तो ये सब पता होना चाहिए। यहाँ से ऊपर होगा तो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, टॉक्सिक होगा। यहाँ से नीचे नो थेरेपेटिक इफेक्ट। तो ये है थेरेपेटिक विंडो, यहाँ पे इसका थेरेपेटिक इफेक्ट शो होता है, यानी ये हमारा थेरेपेटिक इंडेक्स यहाँ पे शो करता है। ठीक है, मैंने मान लिया मैंने कोई ड्रग दिया, तो मेरे को ड्रग दे रहा हूँ, वो एक टाइम के बाद डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे उसको मल्टीपल डोज कब देता हूँ, जब मुझे उसको मेंटेन रखना है ब्लड में, यानी जब कोई एंटीबायोटिक इन्फेक्शन हो गई तो मुझे उस ड्रग की कंसंट्रेशन मेंटेन रखनी है ब्लड में। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं वो ड्रग
नो थेरेपेटिक इफेक्ट रेंज में दूँ या फिर मैं ऐसे करके वो कुछ इस तरीके से दूँ, नहीं, मुझे इस थेरेपेटिक रेंज में ही चाहिए और ना ही वो ज़्यादा इफेक्ट चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे 2 फैक्टर ध्यान रखने पड़ते हैं। एक तो उसका टाइम, जो हाफ लाइफ है वो कितना आ रहा है, और उसका डोजिंग फ्रीक्वेंसी, डोज का साइज़ कितना है, मुझे साइज़ कितना देना है, मुझे कितना कंसंट्रेशन देना है, ताकि जब तक मैं दूसरा डोज दूंगा तब तक वो ज़्यादा ना हो जाए, ना टॉक्सिक हो जाए और ना ही कम पड़ जाए, यानी वो थेरेपेटिक रेंज से नीचे ना चला जाए। ठीक है, ये सब मुझे ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़, मुझे वहाँ पर टाइम, डोजिंग फ्रीक्वेंसी उस टाइम पे नहीं देना है जब वो उसका थेरेपेटिक इफेक्ट कम हो गया हो, तो कम हो गया हो या फिर ज़्यादा हो गया हो। तो मुझे इन चीज़ों का ध्यान रखना है, मुझे ध्यान रखना है वो थेरेपेटिक रेंज में ही रहे जब मैं मल्टीपल डोज दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये मल्टीपल डोज रेजिमेंट के अंदर आता है। तो यहाँ पे जो मैंने बोला कौन कौन से फैक्टर हमें ध्यान रखने हैं, तो डोज का साइज़, और दूसरा डोज की फ्रीक्वेंसी, मतलब इंटरवल। और यहाँ पे कंसंट्रेशन। ठीक है, बस ये याद रखना, ज़्यादा नहीं होना चाहिए ताकि टॉक्सिक ना हो जाए, ये लिख देना अपने शब्दों में, ज़्यादा ना हो जाए ताकि टॉक्सिक ना हो जाए, और कम ना हो ताकि वो थेरेपेटिक इफेक्ट शो ही ना करे। एक थेरेपेटिक विंडो होती है जिसमें उसका इफेक्ट शो होना चाहिए। ठीक है, और इसमें हम क्या कंसिडर करते हैं, हाफ लाइफ। मैक्सिमम ड्रग की हम जो हाफ लाइफ होती है, क्योंकि आधा जब ड्रग डिस्ट्रॉय ख़त्म हो गया तो हम दूसरा ड्रग दे सकते हैं ताकि वो वापस अपना शुरू करे, मतलब क्योंकि आधा ख़त्म हो गया तो मतलब वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। तो जो हाफ लाइफ है, जब एक ड्रग की हाफ लाइफ कंप्लीट हो जाती है तो हम तभी देते हैं। लेकिन 2 ड्रग हैं, जैसे पेनिसिलिन है, तो उसके लिए हमें पेनिसिलिन, उसके लिए हमें हाफ लाइफ से पहले ही ड्रग देना पड़ता है। तो पेनिसिलिन है जो वो एक एंटीबायोटिक ड्रग है। तो बस यहाँ पे याद रखना, जो पेनिसिलिन है उसका जो थेरेपेटिक रेंज है, थेरेपेटिक इंडेक्स है, वो वाइड है। वाइड थेरेपेटिक इंडेक्स का मतलब वो ज़्यादा देर तक काम करता है, तो मुझे उसको इंटरवल्स में देना पड़ता है। दूसरा है डिगॉक्सिन, इसकी जो थेरेपेटिक विंडो है वो नैरो है। तो ये टॉक्सिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, तो इसलिए मुझे इसका हाफ लाइफ से ज़्यादा, जो टी हाफ है उससे ज़्यादा डोज देना पड़ता है, मोर। और यहाँ पे मुझे हाफ लाइफ से कम देना पड़ता है। क्यों ज़्यादा फैलता है, तो मैं हाफ लाइफ से, जब हाफ लाइफ, वो टॉक्सिक हो सकता है इसलिए हम कम ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो टी हाफ जो होता है मैक्सिमम टाइम्स में इक्वल होता है। जब वो उसका टी हाफ है, यानी उसका 2 घंटे में वो आधा ड्रग जो है वो ख़त्म हो रहा है, तो 2 घंटे के बाद मैं दूसरा जो है उसका डोज उसको दे दूँगा ताकि वो चलता रहे। लेकिन मुझे टॉक्सिसिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर वो ब्लड में तब भी रह रहा है, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी जो थेरेपेटिक इंडेक्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बस अब यहाँ पे ये है ना, थेरेपेटिक इंडेक्स नैरो है, मतलब कम है, मतलब ये जो थेरेपेटिक रेंज है ना वो कम है, और पेनिसिलिन की थेरेपेटिक रेंज ज़्यादा है, पेनिसिलिन थेरेपेटिक रेंज ज़्यादा है। तो हम जो इसका टी हाफ है उसको ख़त्म होने से पहले भी दे सकते हैं, लेकिन अगर थेरेपेटिक रेंज कम है, मतलब अगर थोड़ा भी ड्रग ऊपर नीचे हो तो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, थेरेपेटिक इफेक्ट कम हो सकता है। इसलिए हम डिगॉक्सिन को टी हाफ ख़त्म होने के थोड़ा देर के बाद देते हैं, जबकि पेनिसिलिन को हम टी हाफ होने के ख़त्म होने से पहले भी दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी थेरेपेटिक विंडो ज़्यादा है। मतलब मैंने मान लिया मैंने पेनिसिलिन दिया यहाँ पे, ठीक है, तो वो इतना गया। ठीक है, अब हाफ लाइफ उसकी यहाँ पे अगर वो ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पर भी दे दूँगा तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा ना, मतलब टॉक्सिसिटी की तरफ वो इतना जल्दी नहीं बढ़ेगा क्योंकि उसकी विंडो ज़्यादा है, थेरेपेटिक इंडेक्स ज़्यादा है। अगर ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसे समझ आ जाएगा। जैसे हम आगे ग्राफ के बेसिस पे समझते हैं, डोज साइज़ और डोज फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। बस याद रखना, साइज़ और फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है कि हमें मल्टीपल डोज रेजिमेंट किस टाइम पे देना है और कितना कंसंट्रेशन देना है, और हाफ लाइफ को कंसिडर हम करते हैं। जैसे मैंने पेनिसिलिन और डिगॉक्सिन की एग्जांपल ले ली। अब जैसे मैंने मान लिया मैंने 2 ग्राफ बना लिए, एक साइज़ के ऊपर और एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, तो ये है मेरा
थेरेपेटिक रेंज। ठीक है, अब मैं बात करूँ सबसे पहले साइज़ की। तो अगर मैंने साइज़ दिया कोई, जैसे मैंने मान लिया ये मेरा जो ड्रग है इतना गया, उसके बाद जब मैंने दूसरा डोज दिया तो ऐसे गया। मतलब इस तरीके से जाना चाहिए कि वो इसके अंदर ही रहे। लेकिन अगर मैं साइज़ बढ़ा रहा हूँ, मैं पहले ही उसको दे रहा हूँ ज़्यादा साइज़, और साइज़ बढ़ा दिया और साइज़ बढ़ा दिया, तो वो टॉक्सिसिटी की तरफ बढ़ रहा है इस तरीके से कि ये एक डोज़ की कर्व बढ़ रही है, दूसरे डोज़ की कर्व बढ़ रही है, मैं उसको दूसरा डोज़ देता जा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं साइज़ कम दे रहा हूँ, कुछ ज़्यादा साइज़ कम कर दिया मैंने, तो वो सब थेरेपेटिक लेवल में आ गया। तो मुझे एक ऑप्टिमम लेवल चाहिए, ऑप्टिमम साइज़ चाहिए, उसके बेसिस पे कि वो कितनी देर में कितनी उसकी थेरेपेटिक विंडो है। ठीक है, यहाँ पे तो वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो टॉक्सिसिटी का याद रखना, अगर डोज ज़्यादा हो जाता है तो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होगी। अगर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हो, तो मैंने क्या किया, कोई डोज दिया, बहुत देर के बाद दे रहा हूँ, तो वो थेरेपेटिक विंडो को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है। एक ऑप्टिमम होना चाहिए जिसमें कि वो क्रॉस करे। अब बिल्कुल जल्दी जल्दी दूंगा तो वो टॉक्सिसिटी की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, ये टाइम कम है क्योंकि टाइम है और ये कंसंट्रेशन। ठीक है, ये ग्राफ, तो इस ग्राफ के मदद से समझ रहा है कि ऑप्टिमम होना चाहिए जो डोजिंग इंटरवल है, वो भी डोज फ्रीक्वेंसी भी ऑप्टिमम होना चाहिए, डोज साइज भी कम होना चाहिए। जैसे बात करते हैं हाफ लाइफ की। तो ये मैंने मान लिया ये है मेरा पहला ड्रग जिसकी थेरेपेटिक विंडो ये है। अब मैंने मान लिया ये मेरा ड्रग था, ठीक है, ये इसकी है। अब यहाँ पर इसकी हाफ लाइफ है, अगर मैं दूसरा ड्रग दूंगा, यहाँ पे पहले मैंने दे दिया, तो मतलब जो इसका इफेक्ट था वो यहाँ से शुरू हुआ कुछ इस तरीके से, और वो थोड़ा सा बढ़ गया क्योंकि ज़्यादा दिया मैंने, तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, फिर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, फिर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये थेरेपेटिक विंडो जो इसका थेरेपेटिक इंडेक्स है ये ब्रॉड है, मतलब काफ़ी बड़ी है, मैंने मान लिया यहाँ तक है, तो मैं इस डोज को पहले भी दे सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि बढ़ेगा तो कितना ही बढ़ेगा, ठीक है ना, एक टाइम पे चल रहा है। लेकिन अगर ये बिल्कुल कम है, तो थेरेपेटिक इंडेक्स कम था जैसे डिगॉक्सिन के केस में, बिल्कुल इतना सा, ठीक है, तो मुझे उसके टी हाफ का वेट करना पड़ेगा। जब उसका टी हाफ खत्म होगा उसके बाद ही मैं वो ड्रग यहाँ पे दे सकता हूँ, ताकि वो टॉक्सिटी प्रोड्यूस ना करे। यहाँ पे टी हाफ है तो मुझे उसको वो बाद में ही देना पड़ेगा ताकि वो टॉक्सिटी प्रोड्यूस ना करे, क्योंकि अगर मैंने पहले दे दिया तो वो डोज ज़्यादा हो जाएगा और वो लीथल हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो मुझे वो बाद में दूंगा ताकि वो इस तरीके से जाए। तो इस तरीके से ये वाली कट जाता है, तो इस तरीके से ऐसा ग्राफ बन जाता है। ठीक है, उस तरीके से ऐसे बनता है, ये समझाने के लिए था। तो हाफ लाइफ को इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ता है। मैक्सिमम रख के लिख देना कि हाफ लाइफ जो होती है वो एक होती है। तो हमें ये सब फैक्टर जो है वो मल्टीपल डोज रेजिमेंट में ध्यान रखने पड़ते हैं। उसके बाद लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज की बात आती है। तो लोडिंग डोज जो होता है वो एक इनिशियल डोज होता है, जब हमें कोई एंटीबायोटिक, अब कोई किसी को एंटीबायोटिक इन्फेक्शन हो गई है, तो अब अगर हम कोई उसको डोज दे रहे हैं तो वो टाइम लेगा कुछ अचीव करने में। तो लोडिंग डोज क्या होता है, वो हम शुरू में ही दे देते हैं, मतलब वो एकदम से जाता है, तो वो बॉडी में धीरे धीरे जाता है। और जो मेंटेनेंस डोज है वो धीरे धीरे आता है। ठीक है, तो ये मुझे थेरेपेटिक इफेक्ट मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इस जो हमारा ड्रग है इसने जब तक एक्शन शो करना है तब तक हमारा लोडिंग डोज एक्शन शो कर देता है। तो ये एक इनिशियल डोज है जो हम शुरू में देते हैं, ताकि जो हमारा ड्रग जो हमारा जैसे इमरजेंसी कंडीशन हो गई, जब हमें एंटीबायोटिक से कुछ फाइट करनी है, मतलब वेट नहीं कर सकते हम उसके रिएक्शन का कि वो थोड़ी देर के बाद इफेक्ट देगा, तब हम लोडिंग डोज देते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन में यूज़ होता है थेरेपेटिक इफेक्ट दिखाने के लिए। ठीक है, तब तक दूसरा जो ड्रग है तब तक वो इफेक्ट दिखाएगा और हमें एक ऑप्टिमम रेंज मिल जाएगी, क्योंकि इसकी थेरेपेटिक रेंज ये है। ठीक है, तो लोडिंग डोज हम देते हैं। दूसरा मेंटेनेंस डोज, तो मेंटेनेंस डोज कब दिया जाता है, वही मल्टीपल डोज में ही आ जाता है। तो वही लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज की सिग्निफिकेंस आ जाती है, तो वही इसको हम डोज डिजाइन में यूज़ करते हैं कि डोज कौन सा कब लेना है, हाफ लेंथ देखकर, एलिमिनेशन रेट देखकर, क्लियरेंस देखकर, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन देखकर, ये सब फैक्टर देखकर जो हमने पीके पैरामीटर्स पढ़े उनके बेसिस हम ये डिज़ाइन कर लेते हैं कि हमें लोडिंग डोज मेंटेनेंस डोज कब लेना है। मेंटेनेंस डोज क्या होता है, ये दूसरा डोज जो हमें एक थेरेपेटिक रेंज रखने के लिए, ये रेंज रखने के लिए, इसके अंदर रखने के लिए उसको कैसे वो देना है,
ठीक है, हमारा जो कंसंट्रेशन है, कितना कंसंट्रेशन देना है, कितना डोज देना है, ताकि वो इस थेरेपेटिक रेंज के अंदर अंदर रहे। ये जो हमारी क्या है, थेरेपेटिक रेंज है, इसके अंदर अंदर हमें रखना है ताकि एक हमें थेरेपेटिक इफेक्ट शो होता रहे। ठीक है, तो इस चैप्टर से यही क्वेश्चन बनता है कि मल्टीपल डोज रेजिमेंट का बनेगा 5 मार्क्स का, जो हमारा आता है। लोडिंग डोज मेंटेन डोज पे 2 मार्क्स का आ सकता है, और टी कॉम वो पूरा डिटेल में आ सकता है 10 मार्क्स का या फिर 12 मार्क्स का, जैसे लॉन्ग आंसर मतलब, तो वो हमारा टी कॉम आ सकता है। उसके बाद मेथड ऑफ रेसिड्यूल टू फाइंड द अल्फा एंड बीटा, यानी बीटा तो वही होगा एलिमिनेशन कांस्टेंट के लिए, तो वो सब जो हाइब्रिड कांस्टेंट्स हैं, पी के पैरामीटर्स हैं, वो उसके साथ निकालने के लिए, या फिर सिर्फ पी के पैरामीटर्स आ सकते हैं निकालने के लिए बाय द मेथड ऑफ रेसिड्यूल 5 नंबर में। ठीक है, तो ये था हमारा 4 चैप्टर में, उसके साथ हुआ हमारा 4 चैप्टर खत्म। थैंक यू सो मच।